इस पर्टिकुलर टाइम में आपको 3 चीज़ें करनी है। पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूं जिससे कि आप अगर करोगे, इस वे से करोगे तो डेफिनेटली आपको वेक्टर अलजेब्रा आपकी कवर हो जाएगी। टेंजेंट नॉर्मल से एक क्वेश्चन आना पक्का रहता है, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर 8 शिफ्ट है, 8 शिफ्ट में 7 शिफ्ट में तो आना है, ठीक है। 8 में से 7 शिफ्ट में, उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। जो भी पहले से आपने पढ़ा हुआ है रिवीजन करना है और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज योर फिजिक्स मेंटोर शुभम और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि आपका जो जेईई मेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है और लगभग आपके पास 10 डेज का टाइम बचा हुआ है, जो कि जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम टाइम होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम में आप मैथ्स में क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट कि आपका एटलीस्ट देखो हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो चाहे जो भी एग्जाम हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कि वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन हम उसमें कम एफर्ट लगा के भी वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे आपके मैथ्स में जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें कि आपका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है और उनमें आपका मेहनत जो है कम लगता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो बना दी है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग मैथ्स की डिस्कस कर लेते हैं। और एक चीज़ आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ध्यान में रखना है कि देखो आपको जितने भी दिन बचे हुए हैं, इस पर्टिकुलर टाइम में आपको 3 चीज़ें करनी है। पहले आपको PYQs करना ही करना है, ठीक है। PYQs हो सके जितना ज़्यादा, और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। ये 3 चीज़ें आपको करना ही करना है एंड के 10 डेज पे, ठीक है। और कोशिश करें कि जब आपका 1 वीक बचे, ठीक है, वहाँ से आप कुछ भी नया ना पढ़ें। एंड बिलीव मी, ये स्ट्रैटेजी आज नहीं, पिछले 3 से 4 सालों से बच्चे कर रहे हैं और मुझे फीडबैक देते हैं, ठीक है। कई बच्चे पिछले साल भी सिलेक्शन लिए थे इसी स्ट्रैटेजी से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना कि आपका जो आने वाला, जो अगर आपके एग्जाम डेट से 1 हफ्ते पहले वाली डेट, उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। जो भी पहले से आपने पढ़ा हुआ है रिवीजन करना है और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके मैथ्स में हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो कि आप कम मेहनत करके उसमें ज़्यादा आउटपुट ला सकते हो अगर आपने मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो है वो है आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा मतलब इसमें दिमाग खर्च नहीं होगा, ठीक है। आपको कम इनपुट में ज़्यादा इसमें आउटपुट मिल सकता है। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। दूसरा हो गया आपका दैट इज LCD, ठीक है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब यहाँ से भी आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस, और यहाँ पे भी क्वेश्चन आसान होते हैं। और आई थिंक कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने जो है LCD पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कोचिंगों में सबसे पहला चैप्टर ये 12th में कराया जाता है, ठीक है। अब देखो एक जो मेजर पोर्शन होता है वो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके आने होते हैं, ठीक है। अब मतलब 20 मार्क्स, ठीक है, आपका 15 to 20 मार्क्स यहाँ पे 16 to 20 मार्क्स आपका कैरी करता है, ठीक है। तो ये बहुत एक मेजर चंक हो गया, ठीक है, जो कि आपका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोऑर्डिनेट में क्या आता है? इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सर्कल, ये सारी चीज़ें आपकी कोऑर्डिनेट में आती हैं। अगर आप इनको एटलीस्ट रिवाइज कर लो, अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप एक बार थोड़ा सा इसमें नज़र मार सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इंटीग्रेशन करने जाओगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन में कई बार क्या होता है, बहुत लेंथी भी आ जाता है, कई बार इजी आ जाता है। बट अगर आप इंटीग्रेशन अभी तक नहीं किए हो तो उसको सिर्फ छूने का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं करते हो तो उसमें हो सकता है कि आपको स्कोप बने और चीज़ें वहाँ पे आप लगा के निकाल सको, ठीक है। दूसरी जो है वो है आपकी वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर अलजेब्रा को अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आप अगर करोगे, इस वे से करोगे तो डेफिनेटली आपको वेक्टर अलजेब्रा आपकी कवर हो जाएगी। देखो सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा को करना क्या है, आप देखो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आपने NCERT उठाना है, ठीक है। NCERT उठाना है। अगर आपने वीडियो देखना है तो आप वीडियो देख लो, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स देख लो पहले तो, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आपका। कई बार क्या होता है कि 1 शॉट टाइप का होता है, ठीक है। तो 1 घंटे का कोई आप वेक्टर के लिए बेसिकली वेक्टर एंड 3D एंड वेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना।
तो आपको करना क्या है, आपको या फिर वीडियो लेक्चर प्रेफर करो, इसके बाद आपको NCERT का एटलीस्ट मिसलिनियस करना है, ठीक है, मिसलिनियस करो। अगर एक्सरसाइज 1 2 में वो आपको ऐसे देखोगे तो NCERT का ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, वो देख के आप उसको कर ले जाओगे, ठीक है, NCERT को जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं वो आप कर ले जाओगे। मिसलिनियस में थोड़ा सा आपको पेन चलाना पड़ेगा और उसको आपको करना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आप मिसलिनियस कवर करते हो उसमें लगभग 20 से 22 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, अब वेरी कर सकता है। और इसके बाद मिसलिनियस के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर PYQ उठाना है, ठीक है, किसका, इसी का वेक्टर 3D का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर JEE मेंस के उठाना है, ठीक है। वहां पे फिर आपको जितने भी क्वेश्चन मिले उसको कर लो और आपका एक दिन में, ठीक है, एक दिन में ये पूरा का पूरा आपका, अगर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो आप पूरा एक दिन में आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेते हुए जो भी आपके वीडियो लेक्चर्स हैं सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आप इसको एक दिन में एटलीस्ट इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, देखो PNC तो स्टार्टिंग का पार्ट आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो स्टार्टिंग के पार्ट से अगर आया क्वेश्चन तो डेफिनेटली वो आसान रहेगा, वो आप कर ले जाओगे और उसमें बहुत ज़्यादा आई थिंक कि काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं और स्टार्टिंग का पार्ट उतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। अगर प्रॉपर क्वेश्चन आ जाता है PNC और बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मिल के, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको इश्यू क्रिएट करता है। बाकी अगर स्टार्टिंग का पार्ट आ गया तो आप उसको कर ले जाओगे, ठीक है। अब देखो हम लोग बात कर लेते हैं टेंजेंट और नॉर्मल की, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल से एक क्वेश्चन आना पक्का रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट अगर 8 शिफ्ट है, 8 शिफ्ट में 7 शिफ्ट में तो आना है, ठीक है, 8 में से 7 शिफ्ट में। अब टेंजेंट नॉर्मल बहुत आसान है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, y-test निकालना है, ठीक है। कोई फंक्शन दिया गया है उसका डिफरेंशिएट करके उसका टेंजेंट निकालो, फिर इसके बाद वो आप इक्वेशन में जो भी वहां पे बोल रहा है वो सेटिस्फाई करो। वो सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, ठीक है, एक बार आप उसको ट्राई करो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक बार ट्राई करो, एटलीस्ट उसको ट्राई करो, ठीक है। अब दूसरा क्या है, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा भी आपका कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो आपका जो कैलकुलस का अगर हम लोग देखें तो कैलकुलस में आपका जो इंटीग्रेशन है उससे आसान ये चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हो मैक्सिमा मिनिमा को। ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, बट इनका मांग अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट आता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। बाकी अगर हम लोग देखें तो मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, और इसके बाद आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से आता है, ठीक है, तो उसको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। बाकी एक है सेट रिलेशन फंक्शन। अब देखो यहाँ से जो बच्चा पढ़ा होगा उसको थोड़ा चीज़ें समझ में आएंगी, क्यों, क्योंकि आपका सेट रिलेशन फंक्शन आपके क्लास 11th में, ठीक है, पढ़ाया जाता है मैक्सिमम, और कोचिंग में 12th में भी पढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि सेट रिलेशन फंक्शन थोड़ा सा अगर इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको पूरा का पूरा करना पड़ जाएगा। और एक है आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है और इससे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फॉर्मूले से आता है, ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो चैप्टर्स बताए हैं ऐसे चैप्टर्स ये हैं कि जिनमें कि आप कम मेहनत करके ज़्यादा आउटपुट ला सकते हो, ठीक है, तो आप करो और इसके बाद जो भी आपको चाहिए जस्ट कमेंट में बताओ, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखो, मैं बार बार बोलूँगा कि PYQs करना ही करना है, ठीक है, एक हफ्ते पहले आपको बंद कर देना है, बट अभी एटलीस्ट कर लो, 2 से 3 दिन और कर लो, ठीक है। और इसके बाद आपको केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, और देखो एग्ज़ाम जब भी देना हड़बड़ाहट से मत देना, काम हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट जितना आता है उतना कॉन्फिडेंस से पूरा का पूरा एग्ज़ाम करके आओ, ठीक है, जितना आता है एटलीस्ट उतना सही करके आओ, तभी भी आप देखोगे अगर जितना आता है उतना सही कर ले जाते हो तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। और आप क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका फॉर्मूला का रिवीजन नहीं हुआ रहता है, तो आपको फॉर्मूला को रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। अभी जो आपका टाइम 1 हफ्ते का मिला है इसमें फॉर्मूला रिवीजन करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर के कुछ ट्रेंड देख लो किस प्रकार से आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा यूज हो रहा है, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो, ठीक है, सभी में इसी प्रकार से चलेंगी चीज़ें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, और एग्जाम को फोड़ के आना।